Hello students, today we are starting with the managerial remuneration paid by the public limited companies. Section 197 of the Companies Act 2013 gives us the provision regarding the payment of the remuneration to the managerial personnel. As far as private limited companies are concerned, they can pay remuneration to its directors as per their articles of association. Section 197 gives us the overall maximum managerial remuneration payable in the case when the company is having adequate profits or in the case of loss or inadequacy of the profits. Overall maximum limit prescribed under section 197 in case company is having adequate profit is 11% of the net profits calculated as per section 198. As far as companies not having adequate profits or insufficient profit or loss, limit is based on effective capital. Means there are slabs, we have to see under which slab our effective capital falls, and accordingly we will pay the remuneration to the managerial personnel of the companies. As it is clear that these provisions are applicable only to the public companies. Why it is? Because public limited companies have wider shareholding and managerial personnel, and these personnel usually represents the group of the shareholders. Hence it is essential to ensure that remuneration paid is reasonable and linked to performance. Remuneration includes payment for any services rendered by directors in any capacity but excludes services of professional capacity as per the qualification. Now we will see case 1, managerial remuneration to be paid in case of companies having sufficient profits. Section 197 states that a company can pay overall maximum limit at the rate of 11% of net profits calculated as per section 198. ओवरऑल से यहाँ पे मतलब क्या है कि जितने भी आपके पास मैनेजेरियल पर्सनल हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स हैं या पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हैं, उन सबको कुल मिलाकर आप साल में 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स दे सकते हैं। एक प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 5 को हमें ध्यान में रखना होता है। अब इसमें फर्दर सेक्शन 197 ये बताता है कि अगर आपकी कंपनी के पास ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और होल टाइम डायरेक्टर हैं और मैनेजर हैं और उनकी नंबर जो है वो 1 है, इट मीन्स कि कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके पास 1 नंबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर 1 नंबर ऑफ होल टाइम डायरेक्टर है या 1 नंबर ऑफ मैनेजर है, तो उसको आप 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी तक दे सकते हैं। मतलब आपके लिए इस केस में जो मैक्सिमम लिमिट टू बी पेड टू द मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर विल बी 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। और अगर कंपनी में मोर देन 1 सच पर्सनल है, अगर एक से ज़्यादा एमडी है, डब्ल्यूटीडी है या मैनेजर है, तो आप टुगेदर इन सब डायरेक्टर्स को मिलाकर प्रॉफिट्स का 10% दे सकते हैं। ठीक है, तो 1 है अगर आपके पास तो यू कैन पे मैक्सिमम 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स, मोर देन 1 है तो वी कैन पे 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, अब कंपनीज जिनके पास डायरेक्टर्स हैं जो कि ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ना होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, ऐसे डायरेक्टर्स को कितना रेम्युनरेशन दिया जाएगा? तो इस केस में व्हाट वी हैव टू सी कि ऐसे डायरेक्टर के अलावा क्या कंपनी में कोई और मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर है?
if the answer is yes, the company is having any other person as a managing or whole-time director, then the remuneration payable to other directors shall be 1% of the net profit. Okay. और अगर कंपनी के पास कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, कोई होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, तो ऐसे नॉन मैनेजिंग को या नॉन होल टाइम डायरेक्टर्स को हम जो है 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स तक दे सकते हैं। सेक्शन 198 हमें ये बताता है कि आपको नेट प्रॉफिट्स अंडर सेक्शन 198 इन ऑर्डर टू पे द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करने हैं। देखिए, आपको पता है कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट यू गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का क्रेडिट आप देंगे। हमें क्या देखना है कि आप इमेजिन करो कि आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्रेडिट साइड होती है, डेबिट साइड होती है। क्रेडिट साइड में से कौन से आइटम को आप कंसिडर करोगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ठीक, तो क्रेडिट साइड में आपका बाय ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्टिंग होती है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द क्रेडिट, मीन्स आप उसे कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट एज पर ट्रेडिंग। उसके अलावा देखो, क्रेडिट में हमारे पी एंड एल में क्या आ सकता है, बाय इंटरेस्ट इनकम, बाय रेंटल इनकम, बाय डिविडेंड फ्रॉम अदर कंपनीज, बाय ट्रांसफर फीस। ये सब क्या होते हैं, ये यूजुअल आइटम कहलाए जाते हैं। मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी भी कंपनी को इस तरीके की अर्निंग्स हो सकती हैं, तो इन सब का भी क्रेडिट मिलेगा, मीन्स आप इन सबको इनकम कंसिडर करेंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या है कि सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटीज। अगर ऐसा कोई पी एंड एल में आइटम क्रेडिटेड है जिसकी वो रिलेट करता है सब्सिडीज से, तो उसे भी कंसिडर करेंगे। इसके बाद जो ज़्यादा ध्यान देने वाला आइटम होता है, वो होता है कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई फिक्स्ड एसेट सोल्ड आउट करा, ठीक है, और उस पर आपको प्रॉफिट अर्न हुआ है, ऑल्दो इट इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट, लेकिन हम ऐसे प्रॉफिट का क्रेडिट देंगे, बट इट इज़ लिमिटेड अप टू रेस्ट्रिक्शन। अब वो रेस्ट्रिक्शन क्या है, देखिए, ये कहता है सेक्शन 198 कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज लिमिटेड अप टू डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि देखिए, सपोज आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट थी फिक्स्ड एसेट की 1 लाख रुपीज, टिल डेट आपने डैप चार्ज किया 30,000 का, तो WDV कितना हुआ 70,000। ठीक है, इस 70,000 में से आप माइनस कर देंगे जितने में आपने सेल करा। सपोज अगर आपने सेल करा 1,25,000 में, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,25,000 में 70,000 की हमने कॉस्ट की चीज सेल आउट करी, तो यू विल अर्न 55,000। इस 55 को ना आप कंपेयर करोगे 30,000 तक। ठीक है, एक्चुअली प्रॉफिट तो हो रहा है 55,000 का, पर डेप्रिसिएशन मैंने कहाँ तक लगाया है, 30,000 तक लगाया है। तो ऐसे केस में जो मुझे अलाउ करेगा सेक्शन 198, वो कहेगा 30,000 तक, बिकॉज इट इज लिमिटेड अप टू द डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। इसी केस को अगर मैं दूसरे तरीके से सोचती हूँ कि मान लो सब पोजीशन सेम है, पर सेल प्राइस हो गई 85,000 की, तो अब प्रॉफिट कितना हुआ 15,000। अब कंपेयर करो 15,000 को डेप्रिसिएशन से, डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो आप 15,000 पूरा का प्रॉफिट जो है उसका क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये तो कुछ हमारे आइटम्स हुए जिनका हमें क्रेडिट देना है। सिमिलरली क्रेडिट शैल नॉट बी गिवन फॉर, किन आइटम्स का क्रेडिट नहीं देना। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, पी एंड एल के क्रेडिट साइड को ही चेक कर रहे हैं, तो जो आइटम मैंने अभी बोले अगर वो क्रेडिट में है तो उन सबको ले लो। ठीक है, और अगर आपको क्रेडिट में जो आइटम अब हम बोलेंगे उनमें से कोई और आइटम है, तो उसको क्रेडिट मत लेना, उसे कंसिडर मत करना फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 198। जैसे premium on issue of shares, profit on sale of forfeited shares, profits of capital nature। ऑलरेडी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हम देख चुके हैं, प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर। अगर कोई पैसा रिजर्व से पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करा गया है, उसे भी कंसिडर नहीं करेंगे।
तो ये तो वो आइटम हुए जिनका क्रेडिट आपको नहीं देना है।